हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर 2023। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज एनालिसिस, ठीक है, जो कि द हिंदू और द हिंदू के अलावा ऐसे भी वेरियस सोर्सेज जहां पर क्या है न्यूज आर्टिकल इम्पोर्टेंट है वहां से मैंने ये पिकअप किए हैं और उन्हीं को यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़। अगर पहली न्यूज़ की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली न्यूज़ क्या है, व्हाट द जीआई टैग कैन मीन फॉर द कैश्यू इंडस्ट्री इन गोवा। यानी गोवा का जो काजू उद्योग है, कैश्यू का मतलब क्या होता है, काजू, इसका जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में क्या है, जीआई टैग दिया गया है। तो इसके क्या मायने हैं उन चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। हाउ डिड द कैश्यू केम टू गोवा एंड हाउ डिड इट बिकम अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इट्स इकोनॉमी। यानी कि सबसे पहली चीज़ तो ये गोवा में जो है वो काजू आया कहाँ से, क्या यहीं का नेटिव है या किसी बाहर कंट्री से लाया गया। एंड व्हाट चैलेंजेज वर कैश्यू प्रोड्यूसर फेसिंग रिसेंटली एंड हाउ विल द जीआई टैग हेल्प देम। और वहाँ की जो काजू इंडस्ट्री है गोवा की, वो किस तरह के चैलेंज को फेस कर रही है। यानी वहाँ के जो किसान हैं या जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस फील्ड में, वो किस तरह की समस्याओं को सामना कर रहे हैं और उसको कैसे निजात दिलाई जा सकती है। तो उसी संबंधित ये क्या है, टॉपिक है आपका। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली गोवा कैसू got the geographical indication tag where recognition is held as a great opportunity for the cashew industry in the state, a milestone toward स्वयं पूर्णा गोवा मिशन। जैसे कि भारत में चलाया जा रहा है क्या, आत्मनिर्भर भारत मिशन, ठीक है। यानी कि स्टेट या जो पंचायत लेवल पर हैं संस्थाएं, वो क्या हों, अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकें। वैसे ही गोवा में क्या चलाया जा रहा है, स्वयं पूर्ण गोवा मिशन, ठीक है। तो अगर गोवा का जो कैश्यू है यानी कि काजू है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो इससे क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक अपॉर्चुनिटी क्या होती है इस इंडस्ट्री के लिए खुल सकती है कि जीआई टैग में क्या है, स्पेशल रिकॉग्निशन मिलती है। तो इससे क्या है कि ये एक माइलस्टोन हो सकता है गोवा में काजू इंडस्ट्री के लिए विशेष तौर पर, ठीक है। कैश्यू वाज नेटिव टू नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील इन लैटिन अमेरिका, ठीक है। अगर काजू की बात करें तो काजू जो है गोवा का नेटिव नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील जो कि क्या है, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो वहाँ का क्या है, ये नेटिव है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ब्राज़ील एंड लैटिन अमेरिका। एंड गोवन कैश्यू जो था, यानी जो गोवा में जो कैश्यू लाया गया वो क्या था, पोर्तुगीज़ इन 16th सेंचुरी, यानी 1570 में गोवा में जो किस्म उगाई जाती है या गोवा में जो काजू उगाया जाता है उसको 1570 में पुर्तगाल या पोर्तुगीज से लेकर के यहाँ पर आया गया था। इनिशियली यूज फॉर अफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। शुरुआत इसकी गई थी किसके लिए, अफॉरेस्टेशन और सॉइल कंजर्वेशन की, मिट्टी के संरक्षण के लिए। इट्स इकोनॉमिक वैल्यू बिकम नोन अ सेंचुरी लेटर। कई सौ सालों बाद या कुछ सालों बाद जो है क्या है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, उसको पहचाना गया। कैश्यू प्रोडक्शन ग्रो फ्रॉम अ कॉटेज इंडस्ट्री टू अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू गोवाज इकोनॉमी मेनली ड्यू टू इट्स डिमांड इन द यूएस। अगर कैश्यू प्रोडक्शन की बात करें तो ये कॉटेज इंडस्ट्री टू अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू गोवाज इकोनॉमी, यानी गोवा के पर्टिकुलर इकोनॉमी की बात की जाए तो इसने उस इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ा रखा है। किस वजह से, क्योंकि इसका मेनली एक्सपोर्ट कहाँ पर होता है, तो यूएस में होता है, ठीक है। यानी काजू को मेनली यूएस में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब काजू की बात करें तो कैश्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इन इंडिया एज इट ब्रिंग इन कंसिडरेबल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो क्या है, बढ़ता है, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें इसमें तो देखिए, इन द स्टेट ऑफ गोवा इट ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया इमंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप। यानी कि जितनी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं, ठीक है, उनमें क्या है, सबसे ज़्यादा एरिया जो है इस इंडस्ट्री के लिए ही रिजर्व रखा गया है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो है काजू यहाँ पर उगाया जाता है। अच्छा, सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करें, चूँकि हम लोग काजू की बात कर रहे हैं तो इसके लिए कैसे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है।
तो वेल ड्रेन्ड डीप सैंडी लूम सॉइल यानी कि बलुई दोमट मिट्टी क्या है इसके लिए सबसे उत्तम मानी जाती है कि काजू की फसल खेती करना है तो उसके लिए सैंडी लूम सॉइल क्या होना चाहिए, ज़रूरी है। हैवी क्ले सॉइल आर नॉट सुइटेबल एज कैस्यू डज नॉट विथ स्टैंड वाटर लॉगिंग, यानी कि हैवी जो सॉइल होती है, हैवी मिट्टी होती है, तो वो हैवी मिट्टी कैसे पहचानेंगे, जिसमें पानी का जल भराव ज़्यादा होता है, यानी जो पानी को अपने आप में ज़्यादा वाटर लॉगिंग होती है उसमें इकट्ठा कर लेती है, तो उससे क्या होता है काजू इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता है और फसल ख़राब हो जाती है। इन जनरल ऑल सॉइल फॉर्म सैंडी टू लेटराइट आर वेल सूटेड फॉर दिस क्रॉप, ठीक है, यानी सैंडी हो या सॉइल हो, सैंडी सॉइल हो या लेटराइट सॉइल हो, ये क्या है सभी इसके लिए सही हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो कैसू या काजू एक क्या है वेल एडॉप्टेड इंडियन कोस्टल एरिया अंडर कंडीशन विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि इनको उगाने के लिए कम से कम 60 से 95%, 60 to 95% क्या होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होना चाहिए। और एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें यानी कि वार्षिक वर्षा की बात की जाए कि वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो इसकी रेंज 2000 से 3500 mm के बीच होना चाहिए, मिलीमीटर के बीच होना चाहिए, ठीक है। साथ ही अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो हॉट ह्यूमिड कंडीशन विद टेम्परेचर इन द रेंज 20 to 380 डिग्री सेंटीग्रेड आर सुइटेबल फॉर कैस्यू कल्टीवेशन, यानी कि 20 से लेकर के 380 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान जो है वह काजू उद्योग के लिए सही माना जाता है। अगर इसके अलावा एक्सट्रीम लो टेम्परेचर एंड फ्रोस्ट आर नॉट कंडक्टिव या कंडक्सिव, यानी कि अगर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर है या फ्रॉस्ट बन रही है तो यह स्थिति क्या है, अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है। अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता कहाँ पे है स्टेट वाइज, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैस्यू नट्स फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मेघालय, गुजरात इन 2021-2022, यानी ये डेटा जो है 2021-22 के आधार पर बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कौन है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, ये 4 जो स्टेट हैं आपको मेन आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अगली न्यूज़ जो है वो क्या है, तमिलनाडु फर्स्ट AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम गेटिंग रेडी फॉर एलिफेंट सेफ्टी नियर कोयम्बटूर। तो तमिलनाडु में क्या है कि पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड क्या है एक सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। किस लिए तैयार किया जा रहा है, एलिफेंट सेफ्टी के लिए। एलिफेंट सेफ्टी का मतलब ये है कि रेलवे ट्रैक में क्या होता है कि जो ऐसे एरिया हैं, जंगली एरिया जहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाई गई है और वो एरिया खुला हुआ है, तो वहाँ पर हाथी कई बार क्या होता है कि गलती से या पोचिंग का शिकार हो रहे हैं, उस टाइम पीरियड पर वो ट्रेन की पटरी के बीच में आ जाते हैं, तो ट्रेन से टकरा करके उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है ताकि क्या हो सके कि इनकी सेफ्टी की जा सके। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, तमिलनाडु फर्स्ट AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। और तमिलनाडु में प्रिसाइजली बात की जाए तो कोयम्बटूर में, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा इसी की न्यूज क्यों है ये, तमिलनाडु इज क्लोज टू कंप्लीटिंग इट्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एलिफेंट, यानी कि तमिलनाडु बहुत नज़दीक है अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को तैयार करने के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम को तैयार करने के लिए। किस चीज़ के लिए, कि जो वाइल्ड एलिफेंट हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा, फ्रॉम ट्रेन कोलाइजन एलोंग विथ एत्तिमदई वलायार रेलवे स्टेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। दिस इनिशिएटिव इन्वॉल्व द इंस्टॉलेशन ऑफ 12 ई सर्विलांस टावर। इस इनिशिएटिव के तहत 12 ई सर्विलांस टावर जो है वो लगाए जाएंगे और जो कि थर्मल इमेजिंग कैमराज से क्या होंगे, इक्विप्ड होंगे, ठीक है, जो हाथियों की मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। Once fully functional, the system will alert फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टाफ एंड रेलवे अथॉरिटी टू रिड्यूस ट्रेन स्पीड। एक बार ये सिस्टम प्रॉपर काम करने लगता है तो ये करेगा क्या कि ये अलर्ट भेजेगा। किसको भेजेगा, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ को और रेलवे अथॉरिटीज़ को, ताकि ट्रेन की स्पीड को कम किया जा सके, राइट।
इन्हेंसिंग एलिफेंट सेफ्टी इन द रीजन। इससे होगा क्या कि जो हाथियों की सुरक्षा है उसको और बढ़ाया जा सकेगा, राइट। इसके लिए यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री सेटअप अ परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, यानी कि एक कमेटी बैठाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है जिसमें रेलवे मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय दोनों साथ मिलकर के एलिफेंट डेथ ऑन रेलवे ट्रैक को कम करने का प्रयास करेंगे और इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ये चीज़ें लाई जा रही हैं। अब इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है और कुछ प्रोग्राम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो जैसे पहला है इको ब्रिज। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में देखने को मिल जाए कि इको ब्रिज क्या है। तो देखिए, इको ब्रिज को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बोलते हैं। दीज आर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आल्सो नोन एज वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, ठीक है। तो एक तरीके क्या होते हैं, ये कॉरिडोर होते हैं और ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग भी हैं, विच कनेक्ट टू लार्जर एरिया ऑफ सिमिलर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अलाउइंग एनिमल टू मूव सेफली। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक क्षेत्र ये है, दूसरा क्षेत्र ये है, अब बीच से कोई सड़क गई हुई है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाते हैं हम लोग ह्यूमंस के लिए, वैसे ही एक पासेज बना दिया जाता है एनिमल्स के लिए। उसी को क्या बोलते हैं, इको ब्रिज बोलते हैं, ताकि अगर किसी का हैबिटेट इस तरफ भी है और सेकेंड साइड भी है तो वो ह्यूमन के उसमें ना आकर के सीधे क्या कर सके, इस पर्टिकुलर पासेस के ज़रिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सके, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रोग्राम क्या है, माइक प्रोग्राम, ठीक है। माइक प्रोग्राम किसके लिए स्टार्ट किया गया था, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, माइक प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 2003 टू कॉम्बैट इलीगल एलिफेंट पोचिंग एंड ट्रेड, यानी कि हाथियों का जो इलीगल क्या होता है, पोचिंग होती है, ठीक है, और उनका ट्रेड होता है। तो इसको जो है कॉम्बैट करने के लिए, यानी इससे बचाव करने के लिए 2003 में माइक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अब माइक की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे अगर देखें हम लोग तो सीड बॉम्ब फॉर एलिफेंट फूड एनरिचमेंट ओडिशाज अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है वो किसके लिए है, ओडिशा के अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न जो है वहाँ पर क्या है, सीड बॉम्ब्स की जाता है। सीड बॉम्ब्स का मतलब ये है कि जंगली एरिया में जाकर के भारी मात्रा में क्या फेंके जाते हैं, सीड्स फेंके जाते हैं, ताकि क्या हो कि जंगलों में कुछ ऐसे पौधों को भी उगाया जा सके जिससे जो वहाँ पर रहने वाले एनिमल हैं वो अपने खाने के लिए क्या हो, उस एरिया से बाहर ना आए, राइट। और उनको जो एनरिच फूड स्टॉक है वो क्या कहाँ मिल सके, उसी एरिया में मिल सके। आगे अगर बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड 2011 मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर अफर्मिंग द एनिमल राइट ऑफ पासेज एंड मैंडेटिंग द क्लोजर ऑफ रिजॉर्ट इन द एरिया। 2011 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें ये कहा गया कि जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो क्या है, नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर है, वहाँ पर बनाए गए रिजॉर्ट को जो है वहाँ बंद किया जाना चाहिए। और ये क्या है, एनिमल का राइट है कि उनको एक पासेज प्रोवाइड कराया जाए, राइट। तो ये क्या है, न्यूज एंड डेवलपमेंट थी। इसमें किससे संबंधित थी, तो बताया मैंने आपको कि तमिलनाडु जो है एक AI बेस्ड सिस्टम को अप्लाई करने जा रहा है, उसके आधार पर इस न्यूज़ को यहाँ पर लिया गया था, ठीक है। अब आगे अगर बात करें तो अगली न्यूज़ जो है वो क्या है, केन बेतवा रिवर लिंकिंग पुश हेल्प क्लियर प्रोजेक्ट इन टाइम फॉर पूल। यानी कि जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसी के संबंध में देखते हुए ये आर्टिकल क्या है, आया हुआ है कि केन बेतवा नदी को जो है जोड़ने की प्रक्रिया में जो है एक क्या है और कदम आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जिसको KBLP भी कहते हैं, रिसेंटली सिक्योर्ड फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस आफ्टर अ सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट पुश। यानी कि भारत सरकार ने क्या किया है, अपनी तरफ से एक गवर्नमेंट पुश दिया है और इनको फॉरेस्ट क्लियरेंस क्या है, मिल चुका है, ठीक। व्हाइल द फॉरेस्ट क्लियरेंस इज सिक्योर्ड द प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस रिमेन अंडर स्क्रूटनी एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, अगर वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस की बात करें तो ये क्या है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में है, यानी कि उसकी देख रेख में हो रहा है। अब देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट लाया जाता है तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के पहले
प्रोजेक्ट में क्लियरेंस चाहिए होते हैं कि इसमें कोई समस्या नहीं होगी। आप कोई नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया जाता है, उन सारी चीज़ों के लिए पहले आपको क्लियरेंस लेना होता है। मान लीजिए आप एक जंगली एरिया में एक फैक्ट्री स्थापित करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर पानी की समस्या या कोई और ऐसी चीज़ें हैं कि आप वहाँ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या केमिकल बनाने के बाद वहाँ रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उससे कि जो वहाँ पर रहने वाले पशु हैं या एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए क्लियरेंस लेने की भी आवश्यकता होती है। द प्रोजेक्ट रिक्वायर 2 की फॉरेस्ट क्लियरेंस कंडीशन टू बी मेट, रीलाइनिंग इट्स कैनाल एंड शिफ्टिंग प्रपोज्ड पावर हाउस अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या है, रीलाइनिंग इट्स कैनाल, जो कैनाल एरिया है उसको रिलाइन करना है। और सेकेंड थिंग क्या है कि जो पावर हाउस है वो फॉरेस्ट एरिया से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ठीक है, और बोथ विथ पोटेंशियल एनवायरनमेंट इम्प्लीकेशन, क्योंकि हम लोग क्या है, भारत सरकार क्या है कि क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ, यानी कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ ये भी चाहती है कि पर्यावरण को भी प्रदूषित ना किया जाए। ठीक है, अब देखें यदि, तो देखिए ये क्या है, बेतवा नदी है। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे, ये क्या है, बेतवा रिवर है। ठीक है, और ये क्या है, केन नदी है। अब ये दोनों ही क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, तो इन दोनों रिवर को यहाँ पर से ये देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से दिखाया गया है, इसको क्या किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। ये एरिया कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है, ये टीकमगढ़ है और ये बेतवा रीजन है। ठीक है, और ये यूपी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो एक बार इसको और आप सही से देख लीजिएगा। अब इसमें आगे देखिए अगर हम लोग, तो देखिए जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं नदियों के इंटरलिंकिंग को लेकर के। क्योंकि क्या होता है कि कुछ नदियों में पानी की मात्रा ज़्यादा है और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो साल भर सूखी पड़ी रहती हैं। तो इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है कि जो सरप्लस वाटर है, यानी कि एक नदी में पानी की जो ज़्यादा मात्रा है उसको ट्रांसफ़र करके सेकेंड रिवर में क्या किया जाए, ट्रांसमिट किया जाए, वहाँ भेजा जाए। ठीक है, तो इस उद्देश्य से इनको किया जा रहा है, ट्रांसफ़र सरप्लस वाटर फ्रॉम वन रिवर बेसिन टू अनदर टू एड्रेस वाटर स्कैरसिटी एंड इन्हेंस इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कैसा हो, इरिगेशन से संचित हो सके। साथ ही अगर KBLP इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द केन रिवर इन मध्य प्रदेश। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है कि जो मध्य प्रदेश में केन रिवर है उसको जो बेतवा रिवर है उत्तर प्रदेश में, बोथ ऑफ विच आर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि केन रिवर का पानी बेतवा रिवर में ट्रांसमिट किया जाएगा या ट्रांसफ़र किया जाएगा। इट विल नॉट ओनली एक्सेलरेट वाटर कंजर्वेशन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज डैम बट विल ऑल्सो प्रोड्यूस 103 मेगावाट पावर ऑफ हाइड्रो पावर, यानी कि यह केवल ऐसा नहीं है कि केवल मल्टीपर्पज डैम कंस्ट्रक्ट करेगा और सिंचाई होगी, इसके अलावा इसमें होगा क्या कि 103 मेगावाट यानी कि 103 मेगावाट हाइड्रो पावर भी डेवलप की जा सकती है, यानी कि इससे विद्युत ऊर्जा भी बनाई जाएगी। साथ ही इसमें लगभग 62 लाख पीपल जो है उनको क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर भी मिल पाएगा, राइट। The linking canal will flow through Chhatarpur, Tikamgarh and Jhansi district, with the project expected to irrigate 6.3 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड एवरी ईयर। ठीक है, इस लिंकिंग प्रोजेक्ट से क्या होगा कि जो छतरपुर, टीकमगढ़ और झांसी, ठीक है, छतरपुर और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है और झांसी क्या है, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। विद द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू इरिगेट 6.3 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड एवरी ईयर। ठीक है, इतनी क्षेत्र को सिंचित किया जा सकेगा इन 3 पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, राइट। आगे हम लोग अगर बात करें तो देखिए आगे क्या है, जो अगली न्यूज़ है आपकी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन अप्रूव लॉस एंजलिस 28 प्रपोजल फॉर 5 एडिशनल स्पोर्ट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जो है उसने लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 में ओलंपिक गेम्स के लिए 5 और गेम्स को ऐड करने का ऐलान किया है। ठीक है, कौन कौन से हैं तो देखिए, रिसेंटली द प्रपोजल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ द ओलंपिक गेम्स इन लॉस एंजलिस to include 5 new sport in the program has been accepted by the International Olympic Committee session held in Mumbai।
ठीक है। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो कि मुंबई में आयोजित की गई थी, उसमें साल 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए 5 नए गेम्स को क्या है इसमें ऐड किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बनती है कि वो 5 गेम हैं कौन कौन से। तो पहला है क्रिकेट, और क्रिकेट का भी 2020 फॉर्मेट किया गया है, ठीक है। बेसबॉल अथवा सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस एंड स्क्वैश विल बी इन द प्रोग्राम एट लॉस एंजलिस 28, ठीक है। ये पांचों गेम क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली फॉर्म हो सकता है, तो इसको आप जो है ध्यान में रखिएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्रिकेट का 2020 जो है उसको ऐड किया गया है। बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश, ये क्या है साल 2028 के लिए जो कि लॉस एंजलिस में गेम होंगे उसमें ऐड किया गया है। अगर हम लोग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज़ द गार्डियन ऑफ द ओलंपिक गेम्स, यानी कि जो भी ओलंपिक गेम्स कंडक्ट कराए जाते हैं तो उसकी ये क्या है एक तरीके से गार्डियन बॉडी होती है, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1894 में जून मंथ में, ठीक है। और ये क्या है एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये अपने लाभ के लिए कार्य नहीं करती है। बेस्ड इन लुजाने, ठीक है। और लुजाने कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। ये क्या है इसकी ओलंपिक कैपिटल है। इट इज़ इंटायरली प्राइवेटली फंडेड, और ये पूरी तरीके से क्या है प्राइवेटली फंडेड होती है, राइट। अगली न्यूज़ की यदि हम लोग बात करें तो अगली न्यूज़ है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच हेल्ड इन आंध्र, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, यानी कि एक्सरसाइज विटनेस्ड क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी एमंग ऑल कोस्टल सिक्योरिटी स्टेक होल्डर एंड द लेसन लर्न फ्रॉम द एक्सरसाइज वुड बी इनकॉर्पोरेटेड टू स्ट्रेंथन द कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो जो कोस्टल एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है सागर कवच, वो कहाँ कहाँ आयोजित की जा रही है। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, ठीक है, 3 जगह पर ये की जा रही है। कौन सी, सागर कवच। A comprehensive coastal security exercise Sagar Kavach involving all maritime security agency was conducted by the Indian Navy in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and the UT Pondicherry, ठीक है, या पुदुचेरी। तो 3 उसमें ये होने जा रही है जिसमें से 2 स्टेट हैं और एक यूटी है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और पुदुचेरी है। द एक्सरसाइज वाज क्लोजली मॉनिटर्ड एट जॉइंट ऑपरेशन सेंटर ईस्ट एट विशाखापत्तनम, यानी कि विशाखापत्तनम का जो जॉइंट ऑपरेशन सेंटर है वहाँ से इसको क्या किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। विच इज़ द नोडल हब फॉर ऑल कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड एक्सरसाइज इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि जितने भी इस तरह की कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज होती हैं या ऑपरेशन होते हैं उनको इसी के द्वारा क्या है मॉनिटर किया जाता है। Enhanced security measures were instituted and extensive aerial surveillance undertaken by Dornier एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर, यानी कि इनका जो सर्विलांस है वो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है किया जाएगा और एरियल सर्विलांस होगा, ठीक है। Lessons learned from the exercise would be incorporated to strengthen the coastal security architecture, और इससे जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि कोस्टल सिक्योरिटी को क्या किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके, यानी कि बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये क्या था, सागर कवच के बारे में आपकी जानकारी थी। अब अगली अगर हम बात करें, अगली जो न्यूज़ है वो क्या है, व्हाई इज APJ अब्दुल कलाम बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। तो इसके मनाने के पीछे कारण क्या है उसको हम इसमें समझेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड स्टूडेंट डे की बात करें हम लोग तो इंडिया ऑब्जर्व वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऑन 15 अक्टूबर, ठीक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किस लिए मनाया जाता है, तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे यानी कि 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए इसको मनाया जाता है। दिस डे हैज़ बीन ऑब्जर्व ग्लोबली सिंस 2010 से इसको ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया गया था, ताकि जो डॉक्टर कलाम साहब थे जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इनको ट्रिब्यूट के रूप में इस चीज़ को
अपनाया गया था, ठीक है, ताकि ये क्या कर सकें, टू कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड हिज डेडिकेशन टू नर्चरिंग यंग माइंड्स, जो यंग माइंड्स हैं उनको नर्चर किया जा सके, यानी कि उनको इस फील्ड में इनकरेज किया जा सके। Dr. Kalam, a great teacher and eminent scientist and a great statesman, served as the 11th Indian president from 2002 to 2007। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर कलाम जो है वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जिनका टेन्योर जो है सन 2002 से लेकर के 2007 तक का था। साथ ही अगर वर्ल्ड स्टूडेंट डे 2023 की हम लोग थीम की बात करें तो इसकी है फेल, स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ठीक है, यानी कि जो आप ये क्वेट में भी देखते होंगे इन चीज़ों को कि फेल किस लिए स्टैंड करता है, तो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन फेल, यानी कि पहला प्रयास क्या है, फेल के लिए। फेल का फुल फॉर्म इस तरीके से कहा जाए। प्रेसिडेंट कलाम हेल्ड दैट टू सक्सीड इन लाइफ एंड अचीव रिजल्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड मास्टर 3 माइटी फोर्सेस, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा इसके बाद जो हम लोगों की अंतिम न्यूज़ है वो कौन सी है, ये इस पूरे वीडियो की लास्ट न्यूज़ होने वाली है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेबी रिलीजेज फ्रेश सेट ऑफ गाइडलाइन डिटेल हेयर, यानी कि सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक फ्रेश गाइडलाइन जारी की हुई है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, जो आपकी मार्केट में होने वाली चीज़ें हैं, उतार चढ़ाव हैं, उनको देखता है और उसमें क्या इरेगुलरिटीज़ हैं उनको भी मॉनिटर करता है। तो देखिए इसकी डिटेल्स क्या हैं। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी कहते हैं, हैज़ इशूड अ सेट ऑफ अमेंडमेंट टू स्ट्रेंथन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, किसके लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्टिविटी हैं उनको टाइट करने के लिए, यानी कि उनको कंट्रोल करने के लिए, एंड कॉम्बैट फाइनेंस टेररिज्म, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, CFT बोलते हैं। दीज गाइडलाइन आर बेस्ड ऑन रूल्स एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लाया गया था उस रूल्स, उस एक्ट के तहत ही इन गाइडलाइंस को लिया गया है, राइट। एडिशनल मेजर की बात करें तो फाइनेंशियल ग्रुप मस्ट इम्प्लीमेंट ग्रुप वाइड प्रोग्राम टू डील विथ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल ग्रुप जो हैं उनको प्रोग्राम को ऐसे डील करना होगा जो मनी लॉन्ड्रिंग को भी बढ़ावा न देते हों। एडिशनल मेजर शुड बी टेकन इफ द होस्ट कंट्री डज नॉट मीट AML CFT रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट विथ द होम कंट्री स्टैंडर्ड, यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी अदर कंट्री या कोई व्यक्ति हमारी कंट्री में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, तो कॉम्बैट जो फाइनेंस टेररिज्म है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा किसी ऐसे संस्थान को जा रहा हो जो क्या हो, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या टेररिस्ट के लिए फंडिंग के लिए काम कर रहा हो, तो इन चीज़ों को भी क्या होगा, उसको ध्यान में रखना होगा और रखने के बाद ही इनको चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करना होगा। डिस्क्लोजिंग स्टेटस की बात करें तो इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट द रिपोर्टिंग एंटिटी मस्ट इंश्योर दैट ट्रस्टी डिस्क्लोज देयर स्टेटस एट द कमेंसमेंट ऑफ एन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप, ठीक है। तो डिस्क्लोजिंग स्टेटस में ये चीज़ भी दिखाई जानी चाहिए कि एंटिटी मस्ट इंश्योर, जो एंटिटी है वो ये इंश्योर करेगी कि जो ट्रस्टीज़ हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिस्क्लोज देयर स्टेटस, कि वो अपना दिखाएंगे पहले कि किस फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। एंड अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप, और उस अकाउंट से क्या उनका संबंध है जहाँ पर ये पैसा ट्रांसमिट हो रहा है। आगे अगर बात करें तो आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियल ऑनरशिप, और बेनिफिशियल जो ऑनरशिप है उसको भी क्या होगा, इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। साथ ही ये हमारे वीडियो का क्या था, अंत था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस सारे डेटा को बनाने में बहुत समय लगता है। अगर आपके लिए प्रयास किया जा रहा है तो एक लाइक, और इसमें जो भी आप उचित समझें, कोई डेटा के बारे में, कोई फैक्ट के बारे में, तो कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।